हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू m.m एजू पॉइंट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं आरटीई एक्ट 2009 के बारे में। तो देखते हैं यार, आरटीई एक्ट 2009 से क्या कुछ बातें हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं। और यार मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ की पॉइंट्स बातें करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हाँ, डेफिनेटली आपको आपके एग्जाम में ये की पॉइंट्स जो यहाँ पे हम बात करेंगे वो देखने के लिए मिलेंगे। और यकीनन मैं आपको बताऊं, ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम में, मतलब सारे पॉइंट्स तो नहीं, लेकिन हाँ, अगर आरटीई एक्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो यहाँ पे ज़रूर आपको देखने के लिए मिलेंगे और मिलेंगे। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, बिकॉज ऑफ बहुत ही ईजी मेथड में हम यहाँ पे आरटीई एक्ट 2009 के बारे में बातें करेंगे। तो देखते हैं क्या कुछ बातें हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे बातें करना चाहूँगी कि भाई ये आरटीई एक्ट है क्या, आरटीई क्या है। तो यार मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो फुल फॉर्म है वो बताऊँ तो राइट टू एजुकेशन इसका फुल फॉर्म है। ओके, राइट टू एजुकेशन, आरटीई, राइट टू एजुकेशन। ओके, बातें क्लियर होती है, राइट टू एजुकेशन। ओके, तो ये तो बात रह गई आरटीई एक्ट। ओके, तो यहाँ पे आरटीई एक्ट शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ओके, अगर हम इसे हिंदी में बात करें तो क्या हो जाता है भाई, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। हम इसे 2009 क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि ये 2009 में बन के तैयार हुआ था। ओके, बातें क्लियर होती हैं, दैट्स वाई हम इसे क्या बोलते हैं शॉर्ट में आरटीई एक्ट 2009, आरटीई एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जैसे हम बातें कर रहे हैं राइट टू एजुकेशन, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एजुकेशन के कुछ राइट्स की बात कही गई होगी, कुछ अधिकार की बात कही होगी। तो देखते हैं क्या कुछ बातें, ये अधिकार कौन कौन से हैं, किनको ये अधिकार दिए गए हैं, कब तक के लिए दिए गए हैं, क्यों दिए गए, सारी बातें करेंगे। बस लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ओके, तो यार मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो आरटीई एक्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, ये ठीक है बन के कब तैयार हुआ, 2009 में। ओके, फिलहाल तो मैं आपको बताऊं 4 अगस्त, ओके 4 अगस्त 2009 में ये एक्ट संसद में अधिनियमित किया गया था। मतलब संसद में ये एक्ट प्रस्तावित किया गया था, अधिनियमित किया गया था। कब, 4 अगस्त 2009 को। ओके, ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये ईयर इंपॉर्टेंट है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयर की मैं अगर बात करूं तो ये एक्ट लागू कब किया गया था, बन के तो कब तैयार हुआ, संसद में कब अधिनियमित किया गया था, 4 अगस्त 2009 को। ये बात कही जा रही है, ये एक्ट संसद में अधिनियमित किया गया था। ओके, बातें क्लियर रखिएगा और टाइम भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैं आपसे बात करूँ, ये एक्ट लागू कब किया गया था। ओके, तो ये एक्ट लागू किया गया था 2010 में, बन के तो कब तैयार हुआ भाई, 2009 में। और डेट की अगर बात करूँ तो 1 अप्रैल 2010 में, क्योंकि आपका जो सेशन शुरू होता है वो 1 अप्रैल से ही शुरू होता है ना। तो 1 अप्रैल 2010 से ये लागू किया गया था। और बना कब था, संसद में अधिनियमित कब किया गया था, 4 अगस्त 2009 को। तो ये 2 डेट हैं जो कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट टू एजुकेशन। तो यार उम्मीद करते हैं इतनी बातें समझ आई होंगी कि राइट टू एजुकेशन क्या है, आरटीई एक्ट 2009 क्या है। उम्मीद करती हूँ बातें क्लियर हुई होंगी। जैसा कि हम बातें कर रहे थे कि यहाँ पे बात कही गई है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तो यहाँ पे और आगे बातें करते हैं आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। आपको ये बातें पता हैं, अभी हम लास्ट स्लाइड में करके आ रहे हैं बातें। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था, 86वें, मतलब ये 86 नंबर पे जो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, इसके तहत संविधान में आर्टिकल 21A को इंक्लूड किया गया था। क्या हुआ था भाई, 86वां जो ये संविधान संशोधन हुआ था उसके अकॉर्डिंग संविधान में आर्टिकल 21A को इंक्लूड किया गया था। क्यों इंक्लूड किया गया था इसमें, इस आर्टिकल 21 में ऐसा क्या है। तो यार यहाँ पे ये जो आर्टिकल 21A है, इसमें कहा गया है कि बच्चों की जो ये प्रारंभिक शिक्षा होगी ये कंपलसरी होगी एंड फ्री होगी। इस आर्टिकल में कहा गया, आर्टिकल 21A में कहा गया है, क्या कहा गया है, जो बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन होगी, फर्स्ट थिंग तो कंपलसरी होगी एंड सेकंड थिंग ये एजुकेशन फ्री होगी और ये हर बच्चे का अधिकार होगा।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसमें किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। हर बच्चा, इंडिया का हर बच्चा वो एजुकेशन लेगा और उसके अधिकार में होगा ये। ओके, आगे चलते हैं, बातें क्लियर होती हैं उम्मीद करती हूँ। आईटी एक्ट 4 अगस्त 2009 में बनके तैयार हुआ था। ओके, परंतु इस एक्ट को कब लागू किया गया था भाई? 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। ओके, क्या बात कही जा रही है? परंतु इस एक्ट को 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। ठीक है, बन के पहले तैयार हो गया था 2009 में, लेकिन लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 में। देखो, 4 अगस्त 2009 में बन के तैयार हुआ, लेकिन अब जो नया सेशन स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा, तो अब ये बीच में ये नया एक्ट तो लागू कर नहीं सकते थे, तो इसीलिए इतना टाइम लगा बीच में। ओके, बातें क्लियर होती हैं, आगे चलते हैं। उम्मीद करती हूँ सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। वापस से बातें करती हूँ। इस एक्ट के तहत देश के सभी बच्चों को, जो कितने साल के हो भाई? 6 से 14 वर्ष, ये ईयर भी याद रखिएगा, बिकॉज ऑफ ये बातें पूछ ली जाती हैं, कितने से कितने साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग दी गई है। ओके, तो यहाँ पे ईयर याद रखिएगा 6 to 14 ईयर। तो देश के मतलब इंडिया के सभी बच्चों को जो कि 6 से 14 वर्ष के हों, उन सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने का प्रावधान रखता है। कौन रखता है? ये आईटीई एक्ट। ओके, इस एक्ट की मदद से देश के गरीब बच्चों को भी शिक्षा दी जा सकती है। आईटीई एक्ट सभी के लिए शिक्षा लागू करता है, सभी के अधिकार में शिक्षा रखता है। ओके, आगे चलते हैं। इस एक्ट के लागू होने के बाद भारत की गिनती उन 135 देश में की जाने लगी जहां पर बच्चों के लिए शिक्षा फ्री एंड कंपलसरी हो। ओके, तो इंडिया की गिनती कहाँ की जाने लगी भाई? किन देशों में की जाने लगी? जहाँ पे बच्चों के लिए शिक्षा फ्री एंड कंपलसरी हो। तो यहाँ पे भारत जो है, इंडिया अपना 135वां देश बना। ओके, आईटी एक्ट 2009 में ये की पॉइंट है, ये बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे 38 धाराएं हैं, 7 अध्याय हैं और 1 अनुसूची। आईटी एक्ट में इतनी बातें हैं। ओके, क्या है आईटी एक्ट में? कितनी धाराएं हैं भाई? 38 धाराएं हैं, 7 अध्याय है, 1 अनुसूची है। ये बातें एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। कभी कभी इन तीनों को ऑप्शन में ऐसे दे दिया जाता है। ओके, तो ये तीनों याद रखिएगा, 38 धाराएं, 7 अध्याय, 1 अनुसूची। अध्याय 4 में याद रखिएगा, अध्याय 4 में सर्वाधिक धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं अध्याय 4 में? 16 धाराएं हैं, जो कि कहां से कहां तक? 12 से 28 तक की हैं। 12 से 28 धाराएं कहाँ पे हैं? अध्याय 4 में ही हैं। ओके, अध्याय 4 में 12 से 28 धाराएं अध्याय 4 में रखी गई हैं। ओके, फिलहाल तो ये सारी बातें एग्जाम में डायरेक्ट पूछी गई हैं, सो याद रखिएगा। इस एक्ट के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चे विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये बातें हम लास्ट स्लाइड में कर चुके हैं एंड उम्मीद करती हूँ बातें याद भी होंगी आपको। ओके, मैंने आपको बताया था कि इस एक्ट के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी आईटीई एक्ट के मुताबिक। ओके, और ये तो रह गई बात एक नॉर्मल बच्चे की, लेकिन जब वहीं पे दिव्यांग बच्चों की बात की जाती है तो ये जो एज है, मैक्सिमम एज कितनी है भाई? 14 ईयर। ओके, कितनी है? 14 ईयर। तो ये एज बढ़ा के 18 ईयर कर दी गई है। किसके लिए? दिव्यांग बच्चों के लिए। ओके, दिव्यांग बच्चों के लिए ये उम्र बढ़ा के 18 वर्ष कर दी गई है, जो कि एक नॉर्मल बच्चे के लिए 14 वर्ष तक की थी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन लेने के लिए। ओके, एक गैर प्रवेशित बच्चे के लिए एक आय उपयुक्त कक्षा में भर्ती होने का प्रावधान है अकॉर्डिंग टू आईटी एक्ट में। क्या कहा गया है कि सपोज यहाँ पे तो वैसे 6 वर्ष से बच्चे को स्कूल जाना चाहिए, है ना, लेकिन सपोज एक छोटा बच्चा है जो कि 9 वर्ष तक कभी स्कूल गया ही नहीं है, तो जब उसका विद्यालय में एडमिशन होगा, जब बच्चे को विद्यालय में प्रवेश मिलेगा, तो उसे एलकेजी से नहीं पढ़ाया जाएगा, वो बच्चा आयु उपयुक्त कक्षा में भर्ती होगा। मतलब कि यहाँ पे मतलब ये सीधे बात कही जा रही है कि एज के अकॉर्डिंग बच्चों का स्कूल में एडमिशन होगा।
तो आरटीई एक्ट में ये बात साफ साफ कही गई है कि एक 9 वर्ष का बच्चा है, भले ही वो कभी स्कूल नहीं गया है, लेकिन जब उसका स्कूल में एडमिशन कराया जाएगा तो 4th क्लास में उसका एडमिशन होगा। कौन सी क्लास में एडमिशन होगा भाई? 4th क्लास में। ऐसा क्यों कहा गया आरटीई एक्ट में? क्योंकि आरटीई एक्ट तो बहुत समझबूझ के साथ बनाया गया है। फिर भी तो यार यहाँ पे बात ये, तर्क ये रखा गया कि भले ही बच्चा कभी स्कूल ना गया हो, लेकिन उसका माइंड डेवलपमेंट तो हॉल्ट पे नहीं है ना, उसका माइंड डेवलपमेंट तो प्रॉपर चल रहा है। उसके माइंड का डेवलपमेंट, उसकी बुद्धि का विकास तो हो रहा है ना। हाँ जी, बिल्कुल हो रहा है। दैट्स वाई यहाँ आरटीई एक्ट में ये बात कही गई है कि भले ही ये 9 साल का बच्चा है और कभी ये स्कूल नहीं गया है, लेकिन इसका एडमिशन 4th क्लास में ही होगा, बिकॉज ऑफ इसके माइंड का डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो रहा था जब ये स्कूल नहीं जा रहा था तब भी। ओके, आगे चलते हैं। आरटीई एक्ट, यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, ऐसे आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, एक गैर प्रवेशित बच्चे के लिए एक आयु उपयुक्त कक्षा में भर्ती होने का प्रावधान है, ये कौन से एक्ट में है, ये सारी बातें तो याद रखिएगा। ओके, आरटीई एक्ट में है। आगे चलते हैं। आरटीई एक्ट 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों में ईडब्ल्यूएस, आपने कोटा मतलब ऐसे सेक्शन सुने होंगे ना, तो एक्चुअली होता क्या है, ये जो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए 25% सीट कैसे भाई आरक्षित होती है। ओके, 25% सीटें आरक्षित होती हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ओके, और याद रखिएगा जैसे कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं या फिर और भी जो स्कूल होते हैं, अगर वो फीस लेते हैं, मतलब अगर वो फीस लेते हैं तो प्रति व्यक्ति शुल्क का 10 गुना जुर्माना देना होगा अकॉर्डिंग टू धारा 13। देखो, जैसे कि जितनी फीस ली गई है उस बच्चे से, जो भी फीस ली गई है उसका 10 गुना जुर्माना विद्यालय को देना होगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13। बातें क्लियर होती हैं? ओके, निःशुल्क शिक्षा का अर्थ क्या है? अगर निःशुल्क शिक्षा, यहाँ पे आरटीई एक्ट में ये भी बातें बताई गई हैं कि भाई निःशुल्क शिक्षा का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा का अर्थ होता है विद्यालय में प्रवेश लेने वाले किसी भी बच्चे से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। एकदम साफ साफ तरीके से कहा गया है। अब किसी भी प्रकार का शुल्क से क्या मतलब है? आपने देखा है कि टीचर बुक्स की फीस लेते हैं, हाँ जी बिल्कुल लेते हैं। ड्रेस की फीस ली जाती है, हाँ जी बिल्कुल। टाई बेल्ट ये सब की फीस ली जाती है। ट्यूशन की फीस बच्चों से ली जाती है, हाँ जी बिल्कुल ली जाती है। ट्यूशन फीस तो मतलब ऐसी कोई भी फीस, स्टडी के नाम पे कोई फीस नहीं। यूनिफॉर्म के नाम पे कोई भी फीस यहाँ पे बच्चों के द्वारा नहीं ली जाती है। ओके, और अगर बच्चों के द्वारा ये कोई भी फीस ली जाती है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 10 गुना जुर्माना देना होगा अकॉर्डिंग टू धारा 13। ओके, ये बातें आरटीई एक्ट में साफ साफ लिखी गई हैं। तो यहाँ पे आप बातें समझते हैं कि एक गवर्नमेंट टीचर, भले वो प्राइमरी में हो या फिर उच्च प्राथमिक स्तर पे हो, वो मतलब ट्यूशन भी नहीं पढ़ा सकता है, वो किसी भी बच्चे से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं ले सकता है। ओके, सारी बातें आप देख पा रहे हैं, सारी बातें आरटीई एक्ट में साफ साफ तरीके से लिखी गई हैं। ओके, आगे चलते हैं। आरटीई एक्ट 2009 के तहत कितने बच्चों पर कितने अध्यापक का प्रावधान है? बात कही गई है कि छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या होना चाहिए। छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या होना चाहिए? ये नहीं है कि अब किसी विद्यालय में तो 30 बच्चों पे 5 टीचर हैं और किसी विद्यालय में 100 बच्चों पे 1 ही टीचर है, तो ऐसा कुछ मतलब डिसबैलेंस ना हो, इसीलिए आरटीई ने यहाँ पे ये भी प्रावधान बताया कि शिक्षक और बच्चों का अनुपात क्या होना चाहिए एक विद्यालय में। ओके, तो यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय के लिए बताया गया है कि 30 बच्चों पे केवल और केवल 1 टीचर। बच्चे छोटे होते हैं, टीचर हैंडल कर सकता है 1 टीचर। ओके, और 150 बच्चों पे कितने टीचर भाई? 5 टीचर। अब यहाँ पे देखिए 150 बच्चे हैं और 5 टीचर हैं, तो अब ये जो टीचर हैं इनको भी मैनेज करना पड़ेगा।
अब ये 150 बच्चों को मैनेज करने के लिए 5 टीचर ठीक है। अब यहाँ पे 5 टीचर हैं तो 5 टीचर को कौन मैनेज करेगा कि हाँ भाई किसका पीरियड कहाँ पे होगा, कितने बजे से कितने बजे तक का पीरियड होगा। ऐसा कौन सा टीचर होगा जो बच्चों को गेम में पार्टिसिपेट करवाएगा, कौन सा टीचर क्या पढ़ाएगा, उसके लिए एक हेडमास्टर भी होना चाहिए 150 बच्चों पे। और अगर 150 बच्चों से कम है तो वहाँ पे 30-30 के अकॉर्डिंग निकाल लीजिए, 5 टीचर आ जाएंगे, ओके सॉरी 4 टीचर आ जाएंगे। लेकिन अगर 150 बच्चों से संख्या कम है तो वहाँ पे हेडमास्टर नहीं होंगे, ओके। एंड 35 बच्चों पे एक शिक्षक। उच्च प्राथमिक विद्यालय की बात कही जा रही है, ओके। उच्च प्राथमिक विद्यालय 35 बच्चे, बिकॉज ऑफ यहाँ पे बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, ओके। तो यहाँ पे 30 बच्चे हैं, बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें संभालना मुश्किल होता है। यहाँ पे 35 बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्हें डिसिप्लिन वगैरह बच्चे समझाने पे समझ जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे 35 बच्चों पे एक टीचर और 100 से अधिक बच्चों पर एक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होगी, ओके। 100 से अधिक बच्चों पे एक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होगी, लेकिन यहाँ पे 150 बच्चों पे एक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होगी। आगे चलते हैं। आईटी एक्ट के तहत एक अध्यापक को प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ाना होगा, ओके। एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाना होगा भाई? 4 घंटे पढ़ाना होगा। तो आप लोग देख लीजिए आप लोगों को कितने घंटे पढ़ाना है, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि ये प्राइमरी लेवल पे 200 वर्किंग डेज होंगे इनके, 200 वर्किंग डे होंगे इनके। कब? पूरे साल में, ओके। 365 दिन में पूरे कितने वर्किंग डे हैं भाई? केवल और केवल 200 वर्किंग डेज हैं। और उच्च प्राथमिक स्तर पर 220 वर्किंग डेज हैं। शिक्षण और शिक्षण तैयारी के लिए सप्ताह की बात यहाँ पे की गई है, ध्यान रखिएगा। शिक्षण और शिक्षण तैयारी के लिए एक शिक्षक को सप्ताह में कितने घंटे दिए गए हैं भाई? 45 घंटे विहित हैं। कितने घंटे? 45 घंटे। अब इन 45 घंटों में टीचर को पढ़ाना भी है अपना, ओके। और जो टीचिंग के लिए वो अपना पूरा मतलब प्रिपेयर करेंगे, पूरा जैसे स्लाइड वगैरह बनाना हुआ, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ओके। तो ये सब भी इसी 45 घंटे में इंक्लूड होगा। बातें क्लियर होती हैं? इन्हीं 45 घंटों में ये सारी चीजें भी इंक्लूड होंगी, ओके। शिक्षण तैयारी जिसे आप बोलते हो। आगे चलते हैं। धारा 17 में बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना या प्रताड़ित करना मना है। बच्चे को किसी भी प्रकार का दंड देना अपराध माना जाता है आज की डेट में, ओके। किसके अकॉर्डिंग? आईटी में धारा 17 में ये बातें स्पष्ट तरीके से बताई गई हैं कि बच्चे को किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं देना है, बच्चे को प्रताड़ित नहीं करना है, बच्चे को आंखें नहीं दिखाना है, बच्चे को मानसिक हैरेसमेंट नहीं करना है, ओके। और यहाँ पे एक बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पे बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कही गई है, बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात कही गई है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पे बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। बातें क्लियर होती हैं? आरटीई का यहाँ पे ऑफिशियल नाम क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, यहाँ पे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात कही गई कि बच्चे को जो एजुकेशन दी जाए वो फ्री होने के साथ साथ अनिवार्य भी हो। ये क्या है? बाल शिक्षा का अधिकार है, एक बालक का अधिकार है शिक्षा लेना, ओके। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009, ये आरटीई का ऑफिशियल नेम है। राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009, ये आरटीई का ऑफिशियल नेम है। आपने तो ठीक है पढ़ लिया आरटीई राइट टू एजुकेशन, लेकिन अगर इसके ऑफिशियल नेम की बात पूछी जाए तब आप यहाँ पे आंसर ये करोगे, ओके। राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। बातें क्लियर होती है? हाँ जी बिल्कुल, बातें क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं एसएमसी की, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय संगठन समिति का अध्यक्ष कौन होता है भाई? हर जगह मतलब जैसे विद्यालय एक सामाजिक संस्था है भाई, तो उसका कोई अध्यक्ष भी तो होगा। तो विद्यालय संगठन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? अभिभावक होते हैं, ओके। आईटी एक्ट का विस्तार पूरे इंडिया में तो है, पूरे देश में लागू हुआ था 2009 में, 4 अगस्त 2009 में बन के तैयार हुआ था और 1 अप्रैल 2010 में पूरे देश में लागू हुआ था। लेकिन कहाँ नहीं लागू हुआ था पूरे देश में? एक जगह जम्मू एवं कश्मीर में नहीं लागू किया गया था, क्योंकि जम्मू एवं कश्मीर अपना अलग पकाता खाता है, ओके। आगे चलते हैं। यह अधिनियम बच्चों को पड़ोस के परिभाषित क्षेत्र या सीमा के भीतर
प्राथमिक विद्यालयों तक पहुंच प्रदान करता है। अब यहाँ पे भाई क्या ये बात कही जा रही है, मतलब कि एक दायरा होता है, उस दायरे के अंदर ही ये विद्यालय होना चाहिए। तो यहाँ पे बात कही गई है कि ये जो प्राइमरी स्कूल है ये हर 1 किलोमीटर पे उपस्थित होना चाहिए, जिससे बच्चों को, सपोज ये बच्चे का घर है तो बच्चा यहाँ पे आसानी से आ सके। बच्चे का जो परिभाषित क्षेत्र है उस सीमा के भीतर ही विद्यालय होना चाहिए, बच्चे को दूर ना जाना पड़े। फिर मतलब जैसे अगर विद्यालय दूर हुआ तो वहाँ पे बच्चा बहाना बना लेगा कि हाँ भाई स्कूल तो दूर है, मैं कैसे जाऊँ, जाने में प्रॉब्लम होती है, साधन नहीं मिलता है। तो बच्चे को ये सब बहाना भी ना बनाना पड़े। ओके, और यहाँ पे फिर जो इसीलिए ईडब्ल्यूएस कोटा की बात कही गई, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की। अब जो बच्चा मतलब जिसके पास आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो फिर उसका तो भाई अलग से किराया भी पड़ रहा है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये बात कही गई है कि सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी हो, जिससे बच्चा ये दूरी पैदल भी तय कर सके। ओके, क्योंकि बच्चे तो छोटे होते हैं, तो हर 1 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल होना चाहिए, एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, जिससे बच्चा आराम से स्कूल पहुंच सके। बातें क्लियर होती हैं? हाँ जी बिल्कुल, बातें क्लियर होनी चाहिए। फिलहाल तो ये बात रह गई प्राथमिक विद्यालय की। प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर की दायरे में होना चाहिए, 1 किलोमीटर। अच्छा, परिभाषित क्षेत्र से आप क्या समझ पाते हैं? पड़ोस के परिभाषित क्षेत्र, मतलब कि वो जो बच्चा है ना उसके पड़ोस का परिभाषित क्षेत्र हो, बच्चा उस एरिया के बारे में बकायदा जानता हो, अच्छे तरीके से जानता हो। ओके, बातें क्लियर होती है, मतलब वहां से फैमिलियर हो, उस एरिया से बच्चा फैमिलियर हो, उसके पास पड़ोस का ही कोई क्षेत्र हो। ये ना हो कि उसे 8 किलोमीटर चल के जाना पड़ रहा है, उसको साधन का अलग से फीस देना पड़ रहा है। ओके, बातें क्लियर होती हैं। ऐसा पहले हुआ करता था और इसी चक्कर में ना जाने कितने बच्चों की पढ़ाई छूट गई है। ओके, तो ये सारी बातें होती है। और ये सारी जो आरटी एक्ट में जो बात कही गई है, इसीलिए कही गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक भी अगर ऐसा बच्चा रह जाता है जो कि दूरी की वजह से शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ होता है, तो आरटी एक्ट फेल है वहां पे। बातें क्लियर होती हैं। आरटी एक्ट लागू करने का पर्पज ही यही था, एक भी बच्चा ऐसा ना हो जो शिक्षा ग्रहण करने में, एजुकेशन लेने में असमर्थ हो, फिर चाहे वो दूरी के कारण हो, फिर चाहे वो फाइनेंस की वजह से हो, कोई भी एक ऐसा कारण नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से एक छोटा बच्चा शिक्षा लेने में, प्राइमरी लेवल की एजुकेशन लेने में असमर्थ रह जाता है। शिक्षा सबका अधिकार हो। ओके, आईटी एक्ट के तहत कक्षा 8 तक बालक को विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जा सकता है। कक्षा 8 तक बच्चे को विद्यालय में कंटिन्यू रखना है तो रखना है। वहां पे ये नहीं कहना है कि 6th क्लास का बच्चा है या 7th क्लास, किसी भी क्लास का बच्चा हो। ओके, 1st से 8th तक बच्चे को विद्यालय में पढ़ाना ही पढ़ाना है। फिर वहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस बच्चे ने अनुशासनहीनता की है तो हम इसे विद्यालय से निकाल देते हैं, इस विद्यालय की फीस नहीं जमा है। फिलहाल तो यहाँ पे फ्री एजुकेशन की बात ही कही गई है, तो फीस की वजह से बच्चे को विद्यालय से निष्कासित करना कोई मुद्दा ही नहीं होता है। वहाँ पे ये भी नहीं कहा जा सकता है कि बच्चा फेल हो गया है दैट्स वाई हम इसे विद्यालय से निष्कासित करते हैं। बच्चा क्यों फेल हुआ वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चा पहली बात तो फेल होना ही नहीं चाहिए। ओके, ये सारी बातें कही गई हैं आरटी एक्ट में। तो यार उम्मीद करती हूँ सारी बातें क्लियर हुई होंगी। यहाँ पे जितने पॉइंट आपने देखे यार सारे की पॉइंट से एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं एंड आगे भी पूछे जाएंगे। दैट्स वाई नोट्स बना लीजिए, बहुत बेहतर तरीके से आप इसे समझ लीजिए। सारी बातें यार मैंने एकदम पॉइंट टू पॉइंट की हैं। उम्मीद करती हूँ सारी बातें क्लियर हुई होंगी, बहुत बेहतर तरीके से हम यहाँ पे समझे हैं। सो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड इफ यू वांट टू मोर वीडियोस तो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m edu point। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।